नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड डिस्कशन को आपके साथ करेंगे। इससे पहले हम लोग 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने संवैधानिक विकास क्रम को देखा है, संविधान के मुख्य प्रावधानों को देखा है, साथ ही नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजन, स्टेट जो यूनियन है और उसकी टेरिटरी है उससे रिलेटेड प्रोविजन देखे हैं। और हमने उसके अलावा जो आप देखेंगे तो प्रेम्बल को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है विद देयर केसेस, जो उससे रिलेटेड केस हैं उसको भी उसके अंदर हमने कंक्लूड किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा नीति निर्देशक तत्व, जिसको कि हम डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी, ये डीपीएसपी को हम करेंगे यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, ये डीपीएसपी और या फिर नीति निर्देशक तत्व। इनको आर्टिकल 36 से 51 तक का प्रोविजन हम आज इस सेशन के अंदर देखेंगे। और आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर अपने साथ बैठेंगे, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट और फैक्ट को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकें। ये इतना काम आप लोगों को करना है, बाकी का काम हम आपके सामने एक्सप्लेन करके रखेंगे। दूसरा, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्री के अंदर जो आपका 6 दिसंबर को पेपर यूपीपीसीएस का होने वाला है। अभी हाल ही में जो 72वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, कहीं का भी आप स्टेट पीएससी देते हैं या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, इवन आप वनडे के एग्जाम देते हैं, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अगर ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुनेंगे तो न केवल फैक्ट बल्कि इससे पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर भी आपकी पकड़ सुनिश्चित हो सकेगी और आप अपने क्वेश्चन को, अपने पेपर को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकेंगे। तो हम लोग इसके साथ चलते हैं, इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और आप लोग इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो इसका इंट्रो देख लेते हैं हम एक बार। हमने कहा कि हम आज डीपीएसपी को देखते हैं। अब डीपीएसपी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर रखे गए हैं या उनको किस पार्ट के अंदर स्थान दिया गया है, किस पार्ट के अंदर उन लोग इससे डीपीएसपी से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में रखा गया है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आपके 36 टू 51 नंबर के आर्टिकल इसके अंदर शामिल किए गए हैं। यह बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। ये दो प्रोविज़न, एक ये है और उसके अलावा यहाँ पर आप एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, जिसे बार-बार बोला जाता है कि आप लोगों को पता ही है कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार किया है, यह 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उन संविधानों से हमने तुलना की है और उस तुलना के बाद जो प्रोविज़न हमको हमारी कंट्री के लिए फ़ीज़िबल लगे हैं या जिनका यूज़ हमको लगा है या जो बहुत ही हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी माने गए हैं, उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह प्रदान की है। यह काम हमने एक दिन में नहीं किया। इस काम को करने में हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन का पूरा कार्यकाल लिया। तब हमने अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा संविधान, एक दस्तावेज़ तैयार किया। तो यह जो डीपीएसपी के जो प्रोविज़न हैं, ये हमने किस देश से प्रभावित होके लिए हैं? तो आप याद रखेंगे कि ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिए हैं। एक बात आप इसके अंदर और याद रखेंगे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें जो अनुदेश लिखे हुए थे, अनुदेश, ये अनुदेश का ही विस्तार हम डीपीएसपी के रूप में देखते हैं। ये बात आप और याद रखेंगे। ये छोटे-छोटे फैक्ट हैं, आपसे कई बार प्री के अंदर स्टेटमेंट में भी पूछे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें वो ले सकते हैं। यदि आप अब इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं और मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लिखिए, ताकि आपको यह चीज़ें थोरोली याद होने लगें। आप कभी भी कन्फ्यूज़ ना हों इनसे रिलेटेड, जब भी क्वेश्चन करें तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन कर सकें। ये तो रहा इसका प्रोविज़न। इसके बाद जब आप देखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। डीपीएसपी, इसकी हम देखेंगे पहले विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है। इस विशेषताओं में नंबर 1 नंबर पर विशेषता हम देखेंगे कि यह संवैधानिक निर्देश, ऐसे समझ सकते हो कि राज्य के लिए राज्य के लिए राज्य के
राज्य के, यहाँ पर लिए और लिखना था मुझे, राज्य के लिए प्रशासनिक, वैधानिक, और कार्यपालक निर्देश, ये जो डीपीएसपी हैं ये राज्य के लिए प्रशासनिक, वैधानिक और कार्यपालक निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ राज्य शब्द को आर्टिकल नंबर 36 में एक्सप्लेन किया गया है और बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 36 के अंदर राज्य शब्द का वही अर्थ है जो आपने भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 के अंदर देखा था। हमने आपको एक्सप्लेन किया है, पूरा लिखा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 36 नंबर जो आर्टिकल है ये बताता है कि राज्य यानी स्टेट, इस स्टेट शब्द के अंदर इस स्टेट का आर्टिकल 36 में वही अर्थ है जो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट को लिया गया है। आर्टिकल 12 में भाग 3 के अंदर जो अर्थ राज्य का लगाया गया है वही अर्थ आप आर्टिकल 36 में राज्य का लगाएंगे। पहला तो विशेषता ये हो जाती है इसकी। सेकंड नंबर की विशेषता में ये बोला जाता है आर्टिकल 37 स्पेसिफाई करता है कि ये जो डीपीएसपी हैं ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, यहाँ गैर न्यायोचित, इसका अर्थ हमने आपको न्यायोचित और गैर न्यायोचित का दोनों का अर्थ हमने आपको मूल अधिकारों वाला जो सेशन लिया था उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हम सिर्फ इतना बताएंगे कि आर्टिकल 36 कहता है कि जो डीपीएसपी का कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन जस्टिसिएबल है। इसका अर्थ यह है कि डीपीएसपी के अंदर जो प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? साथ ही आर्टिकल 37 यह भी कहता है कि यद्यपि ये नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर रखते हैं लेकिन किसी राज्य के संचालन के लिए ये एक निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, दिशा निर्देशन का कार्य प्रदान करते हैं कि किसी राज्य को क्या करना है, हमारी प्रियम्बल के क्या उद्देश्य हैं। इस टाइप की बातें आप डीपीएसपी के अंदर देख सकते हैं। अब इनका बाद में जो आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वो कहाँ देखने को मिलता है, जैसे पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ बनाई और समान इसके लिए समान वेतन अधिनियम लागू किया गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि किशोर न्याय के लिए अधिनियम लागू किया गया। ये जितने भी कार्य किए गए ये सारे के सारे आपको प्रियम्बल के ऑब्जेक्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें डीपीएसपी के माध्यम से एक निर्देशन के तौर पर यूज किया और उनके आधार पर हमने कई सारे कानूनों को, कई सारे लॉज को इनेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये आर्टिकल 37 बोलता है। यहाँ पर आप इसका थर्ड नंबर का जो इम्पोर्टेंट है इसका ऑब्जेक्ट या विशेषताएं इसकी है तो ये है सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही आप इसमें और देखेंगे फोर्थ नंबर का लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर, यहाँ पे वेलफेयर स्टेट, ये इसको वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना इन डीपीएसपीज का मूल कर्तव्य है। फिफ्थ नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब हालांकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल हैं यानी गैर न्यायोचित प्रकृति रखते हैं, फिर भी इनका महत्व इस संदर्भ में अवश्य लिया जाता है कि न्यायालय कानूनों की व्याख्या करने के दौरान जुडिशियल रिव्यू की उपयोग करते हुए डीपीएसपीज के जो प्रोविजन हैं उनका अध्ययन करता है, उनको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। तो इस संदर्भ में ये अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये बात आप जरूर से याद रखेंगे। 6 नंबर है
ये इसके साथ ही आप बोलेंगे कि यद्यपि ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, लेकिन फिर भी कई डीपीएसपी के प्रावधान आर्टिकल 14 और 19 की तुलना में वरीयता प्रदान की गई है। कई डीपीएसपीज को आर्टिकल नंबर 14 और 19 से वरीयता प्रदान की गई है। यह बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अच्छा, यह जो हम सेशन कर रहे हैं, ये हमारा पहला पार्ट 1 सेशन है डीपीएसपी का। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसकी विशेषताएं हमने देख ली, सोर्स हमने देख लिया, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे। बाकी हम देखेंगे कि जो डीपीएसपी हैं इनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एक समाजवादी कैटेगरी हो जाती है इसकी, जो समाजवादी कैरेक्टरिस्टिक की डीपीएसपी है। दूसरा गांधीवादी कैरेक्टरिस्टिक की डीपीएसपी, और तीसरा इसके अंदर हम देखेंगे उदारवादी कैरेक्टरिस्टिक, सोशलिस्टिक डीपीएसपी, गांधीइज्म डीपीएसपी और लिबरलिज्म डीपीएसपी। तो इस 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके डीपीएसपी को देख लेंगे। यह हमारा पहला सेशन रहेगा। इसके बाद जो हम सेकंड सेशन लेंगे, अच्छा, इस सेशन के अंदर हम एक चीज और देखेंगे, वो प्रोविजन है कि कुछ डीपीएसपीज को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रखा गया था, बाद में संविधान के संशोधन के माध्यम से उन डीपीएसपीज को भाग 4 के अंदर शामिल किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन से और 97 नंबर के संविधान संशोधन से कुछ डीपीएसपीज को हमने क्या किया है, इस पार्ट 4 के अंदर इंक्लूड किया है। इतना तो हम करेंगे इस सेशन के अंदर। जब हमारा नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 होगा, उस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि अब मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में द्वंद्व हो जाए, यानी उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाए, तो हम किसको वरीयता देंगे। तो उससे रिलेटेड हम केस लगातार देखेंगे। जैसे चंपाकम दोराई राजन मामला आएगा, फिर उसके बाद गोलकनाथ मामला आ जाएगा। गोलकनाथ मामला की प्रतिक्रिया में 24वां 25वां संविधान संशोधन आ जाएगा। 24वां 25वां संविधान संशोधन आएगा तो फिर केशवानंद महाराज केस आ जाएगा, और केशवानंद के बाद मिनर्वा मिल आ जाएगा, और मिनर्वा मिल के बाद से कुछ कंक्लूडिंग लाइन बोली जाएंगी जो आज तक वैलिड है। फिर हम देखेंगे कि वर्तमान यानी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ द्वंद्व आता है या उनके बीच टकराव होता है, किसे वरीयता देंगे, किसको सेकेंडरी रखेंगे, या दोनों को पैरेलल रखेंगे, क्या करेंगे, वर्तमान में सिचुएशन क्या है, क्या पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है, इससे रिलेटेड प्रोविजन देखेंगे। यह इसके साथ ही हम उसके अंदर पार्ट 2 में देखेंगे कि कुछ डीपीएसपीज हैं जो पार्ट 4 में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग पार्ट में रखा गया है। वो 3 डीपीएसपीज हैं जिनको हम सेकंड सेशन के अंदर कवर करेंगे। इस हिसाब से हम देखेंगे कि डीपीएसपी से रिलेटेड न केवल प्री बल्कि मेंस में भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तब भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसकी विशेषताएं देख ली हैं। विशेषताएं देख ली, उसके बाद जो उद्देश्य है उसको देख लेते हैं कि डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लोक कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। क्योंकि यह उद्देश्य क्यों बनाया गया था, क्योंकि औपनिवेशिक शासन जब चल रहा था तो पुलिस स्टेट बनाने का काम हमारे यहाँ पर किया गया था। इसलिए हमने डीपीएसपी के तौर पर जब निदेशक तत्वों को अपनाया, और तो हमने इसका ऑब्जेक्ट रखा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब हम क्या करेंगे कि यह जो हमारे डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी आपको 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलते हैं। 36 नंबर में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, और 37 नंबर में इसके कैरेक्टर को बताया गया है। मूल रूप से आप देखेंगे कि ये 38 से लेकर 51 तक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहीं से हैं, ये पूरे हैं 36 से 51 तक। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं 3 आधारों पर। पहला, सामाजिक प्रकृति के डीपीएसपी, सोशलिस्टिक नेचर के डीपीएसपी पहला। दूसरा, गांधीवादी डीपीएसपी, और तीसरा है उदारवादी डीपीएसपी।
ये 3 टाइप हैं हमारे पास। इन 3 टाइप से हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिए गए। सबसे पहले देखेंगे सामाजिक या प्रकृति या समाजवादी, भी यहाँ पर लिख सकते हैं, समाजवादी प्रकृति। अच्छा, ये क्यों ऐसे बांटे गए हैं? क्योंकि जो समाजवादी प्रकृति के या समाजवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो डीपीएसपी शामिल किए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना, है ना? इस टाइप के मूल्यों से इंक्लाइंड है, उन डीपीएसपीज को इस कैटेगरी में रखेंगे। गांधीवादी डीपीएसपी के अंदर उन मूल्यों को या उन डीपीएसपीज को शामिल किया गया है जो गांधी जी की फिलॉसफी से, गांधी जी के आइडियाज से कुछ न कुछ तरीके से मेल खाते हैं या उनके विचारों को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गांधी जी ग्राम स्वराज की अवधारणा को सबसे ज़्यादा प्रचारित किए। सबसे ज़्यादा उनका जो मूल मंतव्य था, वह ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को ले जाने की बात कहते हैं। तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल नंबर 40 आपको ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड बात करता है। सूक्ष्म उद्योगों को लेकर गांधी जी का विचार रहा, तो आर्टिकल नंबर 43 लघु और कुटीर उद्योगों की बात करता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख लेंगे। उदारवादी के अंदर उन डीपीएसपीज को शामिल किया गया है जिनका करेक्टर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य बनाने की सहायता करना है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए किन मूल्यों की आवश्यकता है, उस टाइप के मूल्यों को क्या करते हैं, ये दिशा निर्देश देने का कार्य उदारवादी टाइप के डीपीएसपी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर कौन से डीपीएसपी आते हैं और इसमें क्या है और इसमें क्या है। तीनों में अलग अलग देख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। पहले आप देखेंगे समाजवादी यानी कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है ना? तो आप यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 38, मैं यहाँ पर पेन चेंज करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आर्टिकल नंबर 38 दिख रहा है क्या? ये विजिबल है? गुड। आर्टिकल नंबर 38 कहता है कि क्या राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये आपको दिख रहा है ना? हाँ हाँ विजिबल है ना? चलो ठीक है। 38 नंबर का आर्टिकल आपसे कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। इसमें क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, और इस सामाजिक आर्थिक न्याय के माध्यम से आप क्या करेंगे? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेंगे। ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इधर वाले पे मैं चेंज कर लूंगा। ये जो लिखा हमने, राज्य क्या करेगा? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा या सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा। यह काम राज्य के लिए है। ठीक है। इसके अलावा क्या किया है? इसी 38 नंबर के आर्टिकल में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है, इसको नया पार्ट जोड़ा गया है। इसके अंदर क्या कर रहा है? उसमें असमानता को समाप्त करने की बात की गई है। यह आपको पता चलेगा आगे कि कौन से नंबर के अमेंडमेंट से की गई। असमानता को समाप्त करना, असमानता को समाप्त करना, यह बात भी आपको आर्टिकल नंबर 38 के डीपीएसपी में देखने को मिलेगी। तो ये समाजवादी लक्षण है, इसको ये पूरा करने का प्रयास आर्टिकल 38 करता है। अब है आपका आर्टिकल नंबर 39। ये जो 39 है ये क्या कहता है? समान आजीविका, संसाधनों का समान वितरण और धन के संकेंद्रण की रोकथाम। यह बात आप इसमें आर्टिकल नंबर 39 में देखेंगे। अब ये जो है इसके अंदर ये समान आजीविका, संसाधनों का समान वितरण और धन के संकेंद्रण की रोकथाम, ये क्या करना है कि आय की जो असमानता है उसे रोकने का काम यह वाला आर्टिकल नंबर 39 राज्य को निर्देशित करता है कि राज्य इस तरीके से संचालित होगा कि लोगों के बीच में धन की और आय की जो असमानता है वो कम रहेगी या उसे पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। एक्चुअल में आप
व्यावहारिक स्तर पर देखेंगे तो आय की असमानता पूरी तरीके से समाप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति किस काम को करता है ये उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि किस काम के लिए मूल्य ज़्यादा अर्जित किए जाते हैं और किस काम के लिए कम आय होती है। ये बातें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आर्टिकल 39 का मूल मोटिव आप अगर समझेंगे तो वह मूल मोटिव ये है कि समानता को बढ़ाना है और इनकम डिस्पैरिटी को कम करना है। ये दो मूल उद्देश्य इस आर्टिकल नंबर 39 के। आप देखेंगे कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है उसके अंदर हमारी स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही है। आप लोग एक बार चेक करेंगे इसको, और जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी उसके अंदर 10% भारतीयों के पास 40% से अधिक संपत्ति देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, आय की असमानता को बढ़ा रहा है, जबकि मूल डीपीएसपी का लक्ष्य है आय की असमानता को कम करना। इसके बाद का जो आप आर्टिकल देखेंगे यह आर्टिकल नंबर है 39A। ये बाद में ऐड किया गया है, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 39A। ये आपसे पूछा जाता है कई बार कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से रिलेटेड प्रोविजन आपको किस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको तुरंत आंसर करना है 39A। अब आपको यह बात याद रखना है कि इस आर्टिकल में जो प्रोविजन किया गया है इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए, या मैं कहूँ प्रेगमेटिक ढंग से इसको इम्प्लीकेशन करने के लिए नालसा अधिनियम को पारित किया गया है। नालसा अधिनियम बनाया गया है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि नालसा एक्ट किस ईयर में पारित किया गया था। ठीक है, ये 3 स्तर पर काम करता है, सेंट्रल और स्टेट और तालुका। ये 3 जगह पर 3 स्तर पर इसका गठन किया जाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 41। ये क्या कह रहा है, काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ये जो आर्टिकल नंबर 41 है यह लोक कल्याण की बात को बढ़ावा दे रहा है। लोक कल्याण को बढ़ावा दे रहा है। कैसे? इसने कहा कि सार्वजनिक सहायता यानी लोक सहायता। आप देखते होंगे कि वृद्धावस्था की पेंशन मिलती है, बेरोजगारों को कुछ आय ट्रांसफर की जाती है, किसानों को आय का हस्तांतरण किसान सम्मान निधि के माध्यम से किया जा रहा है। ये क्या है, लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोक सहायता का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 41 प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर जो 42 है यह कहता है मानवीय कार्य दशाएं एवं मातृत्व सहायता। अब मानवीय कार्य दशाएं क्या है, आप देखेंगे कि जिस समय हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन था तो उस समय बच्चों, महिलाओं और इवन सभी मजदूरों के साथ अमानवीय प्रकार से कार्य कराया जाता था। उनको किसी भी प्रकार से मानवीयता के नाते उन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता था जिन कार्यों में वो लोग उस समय उनको लगाए हुए थे। यानी सही मायने में कहें तो जो औपनिवेशिक काल में एक्सप्लॉयटेशन हमारे मजदूरों का, किसानों का, वंचितों का किया गया, उसे रोकने के लिए यह आर्टिकल 42 बोलता है कि मानवीय कार्य दशाएं और मातृत्व सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 43 है, यह कहता है कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन। यह आर्टिकल बताता है कि किसी व्यक्ति को यदि आप अपने यहाँ काम पर रखते हैं तो उसको इतना वेतन तो दो कि उसका आजीविका, उसका जीवनचर्या चल सके। यह बात यहाँ पे है। आर्टिकल नंबर 43A को ऐड किया गया है। इसमें बोला गया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यह आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। 43A कहता है कि आप अपने यहाँ पर जो कर्मकार यानी जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं लोग, यहाँ से आप लो देख लो, लिख लीजिए उस बात को, जैसे आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को आप अपने यहाँ पर जो प्रबंधकीय निर्णय होते हैं उसमें शामिल करिए, ताकि आपके मतलब उन लोगों को भी यह फील हो सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस संस्थान के अंदर हमारी भी वैल्यू है और हम भी इस संस्थान के पार्ट हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आप शेयर होल्डिंग के तौर पर देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इक्विटी शेयर जब सेल किया जाता है तो जितना शेयर आपके पास है उस कंपनी की उतनी भागीदारी आपके पास हो जाती है। तो वोटिंग के माध्यम से वहां पर डिसीजन होते हैं। वैसे ही आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 47 ये कहता है पोषण स्तर और जीवन स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार। यह आपका सामान्यतः स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोविजन आपको आर्टिकल नंबर 47 में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे समाजवादी कैरेक्टरिस्टिक के डीपीएसपी हैं। अब हम आगे इसके बाद देखते हैं जो गांधीवादी कैरेक्टरिस्टिक हैं।
ये गांधीयन प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आर्टिकल नंबर 40 क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अब आपको इस बात को बोला यहाँ गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? 73rd नंबर के अमेंडमेंट से 1992 में इसको व्यावहारिक रूप देने का कार्य किया गया। कब? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। और इसके साथ आपको याद क्या रखना है? विशेष रूप से यह आर्टिकल आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, कई बार इसको एग्जाम के अंदर मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंतर्गत भी पूछा जा चुका है। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का प्रोत्साहन। हमने जैसा कि आपको बताया कि गांधी जी का हमेशा मानना था कि कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत गांवों का देश है। जब ये कुटीर उद्योग विकास होंगे तो भारत का विकास होगा, सभी जनों का विकास होगा। इसीलिए यहाँ पर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे देखेंगे? इसका इम्प्लीमेंटेशन आप हमारे यहाँ पर एमएसएमई की जो स्थापना है उसके माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इसमें आते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे नेक्स्ट नंबर जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 43B, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। सहकारी समितियों के संवर्धन को बढ़ावा देता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का आर्टिकल है, ये 97 नंबर के अमेंडमेंट से 2011 में ऐड किया गया। उससे पहले ये यहाँ पर नहीं था। आगे जो आर्टिकल है वह आर्टिकल नंबर 46 है, SC ST एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा। क्योंकि गांधी जी को आपने देखा था, उन्होंने हरिजन शब्द को प्रचारित किया, दलितों को हरिजन शब्द से उन्होंने नोटिफाई किया, कराया, लोगों को परिचित कराया। उसके बाद उन्होंने हरिजनों के जो स्थिति थी उसमें सुधार के लिए बहुआयामी प्रयास किए, जिसके अंदर आप देखेंगे छुआछूत को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मंदिर में उनके प्रवेश नहीं मिलते थे, उसको प्रवेश दिलाने के लिए प्रयास किया। तो उन्हीं से रिलेटेड ये आर्टिकल 46 है, जो SC ST कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखता है। 47 नंबर का आर्टिकल है। यह आर्टिकल कहता है पूरी तरीके से यह नशीले पदार्थों पर बैन नहीं लगाता है। यह आर्टिकल कहता है कि यदि दवाई के तौर पर या मेडिसिनल यूज के लिए यदि ड्रग्स की आवश्यकता पड़ती है तो उस मेडिकल यूज में जो ड्रग्स आ रहे हैं इस्तेमाल में, उसको के अलावा बाकी के सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर रोक लगनी चाहिए। यह बात ये आर्टिकल कहता है। बोला नशीले पदार्थों एवं मद्यपान पर नियंत्रण, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होता ये कि पूरी तरीके से नशीले पदार्थों पर नियंत्रण या निषेध या बैन, लेकिन यहाँ ऐसा ना होकर यहाँ पर है कि मेडिसिनल यूज के अलावा जो नशीले पदार्थ हैं उन पर बैन लगना चाहिए। यह बात इस आर्टिकल में दे रही। आर्टिकल नंबर 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन संरक्षण या संरक्षण होगा, और गौ संरक्षण। ये दो बातें आपको यहाँ पर और मिल जाएंगी। तो ये रहा हमारा पूरा गांधीवादी कैरेक्टरिस्टिक या गांधीवादी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लिखे गए DPSP। एक और बचा है जो उदारवादी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। अब उस उदारवादी कैरेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल नंबर 44, ये UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। समान नागरिक संहिता। अब आपको समान नागरिक संहिता रहते रहते आपको कई बार चर्चा में देखने को मिलती होगी। तो समान नागरिक संहिता से आशय आप यहाँ पर सिर्फ देखो, आपके पास तो केवल आर्टिकल दिया हुआ था। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है और अभी हाल में चर्चा में भी रहा, तो आप इसको जरूर से याद रखेंगे। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? यह जो UCC है या समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मैं कहूँ कि अगर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप इसके अंदर जो व्यक्तिगत कानून है, तो व्यक्तिगत कानूनों के स्तर पर या व्यक्तिगत गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानून की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही UCC का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे किसी का विवाह का, तलाक का, पारिवारिक भरण पोषण का, इस टाइप के जो व्यक्तिगत
नियम कानून होते हैं, इनको आप एक कानून के माध्यम से संचालित करें, ना कि अलग-अलग। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे कि विवाह के संबंध में हिंदू लोगों का अलग हिंदू विवाह अधिनियम है, मुस्लिम का मुस्लिम एक्ट है, शरिया वाले जो कानून लागू होते हैं, ईसाइयों के अलग हैं, सिख के अलग हैं, है ना? लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने इसके स्तर पर प्रयास किया है, जैसे ये उत्तराखंड में अभी हाल में यूसीसी कानून को पारित किया गया है, गोवा में पहले से चल रहा था। अब विषय डिबेट का यह है कि क्या संपूर्ण भारतवर्ष में इस कानून को लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए तो क्यों किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं किया जाना चाहिए? है ना? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट हैं? विधि आयोग यानी लॉ कमीशन इसमें अपनी क्या रिकमेंडेशन देता है, उस बात की भी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो ये किसी दिन जब समान नागरिक संहिता ये एक सेशन ले लेगा, क्योंकि ये लंबा है, आपको अभी तो मैंने केवल शॉर्ट में उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 45, ये बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें एक बात जो है आगे आप देखेंगे 86 नंबर का एक अमेंडमेंट आया था 2002 के अंदर। पहले ये आर्टिकल कहता था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अब इस आर्टिकल की लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसमें आ गया है 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 48 कहता है कृषि पशुपालन का वैज्ञानिक संचलन, मतलब ये कहता है कि आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं आजकल स्मार्ट कृषि शुरू हो गई है और माइक्रो इरिगेशन को शुरुआत की गई है, और इसके अंदर आप पशुपालन के अंदर देखेंगे कि ब्रीडिंग जो अच्छी ब्रीड है उसको अलग अलग स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों तक या मैं कहूँ सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लैब लैब को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मोबाइल लैब की स्थापना की गई है। तो ये सारे काम आर्टिकल 48 से इंक्लाइंड हो गए। 48 ए क्या कहता है? पर्यावरण और वन्यजीवों का संरक्षण। अब पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 48 ए है। ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये 48 ए को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसकी दिशा में जो प्रयास हैं आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंदर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसके अंदर 1986 का। उसके बाद आप देखेंगे 49 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अब राष्ट्रीय महत्व के जो हमारे स्मारक हैं जिसमें मूर्त धरोहरें शामिल की जाती हैं, जैसे रेड फोर्ट है और उसके अलावा ताजमहल है, सिकंदरा है, इस टाइप के जो सांस्कृतिक ये बोल रहा है ना राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और का संरक्षण, तो ये जो संरक्षण है दिल्ली में बहुत सारे इमारतें इस टाइप की पाई जाती हैं, लखनऊ के अंदर हैं इसमें इमारतें, तो इनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है। आर्टिकल नंबर 50 कहता है सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल नंबर 50 कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। यह बात आपको विशेष रूप से देखनी पड़ेगी कि यह बात ये क्या कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथककरण रहना चाहिए, यानी सेपरेशन रहना चाहिए, ताकि उन दोनों में किसी भी समय द्वंद्वों का टकराव न हो सके। आर्टिकल नंबर 51 वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने आर्टिकल स्टार मार्क हो रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 51। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं या कुछ प्रोविजन जो इसके अंदर हमने बोले, जैसे 38 नंबर में एक प्रोविजन हमने बोला, 39 में बोला, 39 ए को बोला, 43 ए को बोला, उसके बाद हमने ये अभी यहाँ पे कहाँ गया 48 ए को बोला। ये सारे के सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किए गए। तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपसे वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 42 नंबर का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, और लघु संविधान की संज्ञा देने का मूल मतलब या मूल मकसद क्या है वह आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने आर्टिकल नंबर 39 में एक बात ऐड की कि बच्चों के स्वस्थ विकास का प्रावधान जोड़ा गया। बच्चों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ डेवलपमेंट को लेकर राज्यों के कर्तव्य को बढ़ाया गया।
आर्टिकल नंबर 39A में निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात हमने आपको वहाँ एक्सप्लेन की है। आर्टिकल नंबर 43A के अंदर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। कभी भी आपको फुर्सत मिले अपने मूल कामों को छोड़कर, है ना, मूल काम आपके क्या है, मोबाइल पे रील स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ गप्पे हाँकना, उसके बाद ये सेकेंडरी है ना पढ़ाई, तो नहीं, सेकेंडरी नहीं है, अच्छा प्राइमरी है, चलो ठीक है। अगर आपकी प्राइमरी है तो आप सिंसियरली इस स्लाइड को याद कर लेंगे पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है। होगा क्या है कि आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा बिना कंफ्यूज हुए आप उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप बातों बातों में सुनेंगे, केवल इधर सुना इधर निकाला वाला करेंगे, तो मुझे लग रहा है फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप इस चैप्टर को करने के बाद भी हो सकता है पछतावे की स्थिति में रहे। ठीक है, तो चलो 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। 48A आपने अभी देखा। अब अच्छा, आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यह वाला किस पार्ट के अंदर आता है, यानी ये गांधीवादी है, समाजवादी है या उदारवादी है, और इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे 43A। और ये कहाँ पर आएगा, गांधीवादी में, समाजवादी में या उदारवादी में। 48A को भी इसी तरीके से बताएंगे। अच्छा ठीक है, 44 में संविधान संशोधन के माध्यम से एक प्रोविजन ऐड किया गया, और वो प्रोविजन आर्टिकल नंबर 38 में जोड़ा गया। वो क्या जोड़ा गया कि राज्य को आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता कम करने का निर्देश दिया गया। आय, मैंने आपको बताया, आय को कम करने का प्रयास करना, और इसके अंदर सरकार क्या कर रही है या राज्य क्या करता है कि लोक कल्याण के कार्यों को बढ़ावा देता है। जैसे आप पेंशन को देखते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, ये महिलाओं को जैसे लाडली बहना टाइप से। मैं फ्रीबीज की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अभी उसको लोक कल्याण के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। अगर फ्रीबीज की चर्चा करेंगे तो उस दिन फ्रीबीज के आधार पर भी उसको शामिल करेंगे। तो आय के स्तर पर, प्रतिष्ठा के स्तर पर आप देखते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार से रहित माना गया है। यह बात आप आर्टिकल 15 में भी देखते हैं। अवसरों की असमानता, अब अवसर, ये अवसर लिखा है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की बात यहाँ पर देखते हैं। असमानता को कम करना, अब ये अपॉर्चुनिटी की असमानता कैसे कम की जाएगी। जैसे आप देखते होंगे SC ST को, OBC वर्ग को, महिलाओं को अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि उन लोगों को भी उस जगह तक पहुंचाया जा सके ताकि वो समाज में समानता के साथ रह सकें और अपनी समान स्थिति को बरकरार रख सकें। उसके अलावा और दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं। एक आप याद रखेंगे 86 नंबर का 2002 में हुआ। आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज कर रहा है। ये कह रहा है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये तो पहले से था, इसने बोल दिया अब 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का देखभाल और प्रावधान किया जाएगा। एक जो संशोधन था मोस्ट इंपोर्टेंट, वो था 97 नंबर का, 2011 में आया था। इसने 43B को जोड़ा, और इस 43B को जोड़ के क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संगठन की और संचालन की व्यवस्था इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यह हमारा सेशन रहा, जिसमें हमने देखा कि DPSPs का ओरिजिन कहाँ से है, सोर्स कहाँ पर है ना, यही तो देखा, DPSP का ओरिजिन कहाँ है, सोर्स कहाँ है, यह मैंने सबसे पहले देखा। उसके बाद DPSP की विशेषताओं का अध्ययन किया आपने। उसके बाद आपने DPSP के उद्देश्य क्या हैं उनको देखा। उसके बाद DPSP का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार से DPSP को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्ट लिखे गए। ये हमने अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से, अपने पढ़ने के दृष्टिकोण से इनको इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ताकि हम लोग आसानी से उनको याद कर सकें, समझ सकें, और किसी को जब बताना हो तो हम उसको भी बता सकें। तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है अध्ययन के दृष्टिकोण से या अपनी सुगमता के लिए, समाजवादी और गांधीवादी और उदारवादी, ये 3 किए। उसके बाद हमने इस सेशन के लास्ट में देखा कि कुछ प्रोविजन मूल रूप से संविधान के अंदर नहीं थे, उनको बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से ऐड किया गया। उन संशोधनों में मुख्य रूप से आपने 42वें संविधान संशोधन को देखा, 48वें संविधान संशोधन को देखा, 86वें संविधान संशोधन को देखा और 97 नंबर के संशोधन को देखा। इस प्रकार से हमने नीति निर्देशक तत्वों का ओवरऑल जो विकास क्रम था उसको देख लिया है। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, इस बात को आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और जो भी सुधार आपकी तरफ से आएंगे आमंत्रित हैं। हम आपके सुधारों की या आपके प्रतिक्रिया की के इंतजार करेंगे कि आप हमें कुछ
सुधारात्मक, या आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, इससे रिलेटेड जो भी बातें आपके मन में आती हैं उनको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर से बताएंगे। धन्यवाद।